हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास हिस्ट्री में। हम लोग यहाँ तैयारी करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट के लिए इतिहास सब्जेक्ट से, है ना, हिस्ट्री से। और ये जो सेशन होगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो कि जून 2011 के हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल 2011 जून। ये टेलीग्राम लिंक है, आप लोग चाहें तो यहाँ से टेलीग्राम, इस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। और ये हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक है, आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। ये है हमारा आज का पहला सवाल जो कि एनटीए यूजीसी नेट में जून 2011 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में से पूछा गया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग एनटीए नेट की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं तो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग उसी एनालिसिस की सीरीज़ में चैप्टर वाइज और जितनी भी बार इसके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुए हैं उन सब का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज एंशेंट का अलग करेंगे, मिडिएवल का अलग करेंगे, मॉडर्न का अलग करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर जल भंडार पाया गया है? कहाँ पर जल भंडार का साक्ष्य पाया गया है ना? क्या पाया गया है? कहाँ पर जल भंडार का साक्ष्य पाया गया है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो चारों के चारों ऑप्शन दिए गए हैं ये हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड ये चारों स्थल हैं। हम लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम इसका दूसरा नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता का ही दूसरा नाम बताया गया है क्या? हड़प्पा सभ्यता, है ना। कौन सी सभ्यता का नाम है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ सवाल है कि निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ पर जल भंडार का साक्ष्य मिला है? तो हमें जो जल भंडार का साक्ष्य मिला है वह मिला है हमें लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल से। हमें जल भंडार का साक्ष्य लोथल से मिला है। और लोथल जो था ये हड़प्पा सभ्यता का एक मुख्य स्थल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि लोथल जो उस समय सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। एक प्रमुख बंदरगाह था। क्या था? एक प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, एक प्रमुख बंदरगाह था। और यहाँ से लोथल से जो है खंबात की खाड़ी के नज़दीक एक जगह, एक नदी है। इस नदी का नाम है भोगवा नदी। इस नदी का नाम है भोगवा नदी। ये सवाल भी कई बार रिपीट हो चुका है कि लोथल जो है वह किस नदी के किनारे है, तो वो लोथल जो है वह भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, और लोथल से ही जो सबसे बड़ा गोदीवारा प्राप्त हुआ है, ये सवाल भी आया है कि सबसे बड़ा गोदीवारा कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो वह भी हमें लोथल से ही प्राप्त हुआ है। लोथल से ही सबसे बड़ा हमें गोदीवारा प्राप्त हुआ है। ठीक है, जो कि इसके पूर्व विकसित क्या कहते हैं, इससे पूर्व सबसे बड़ा बंदरगाह विकसित होने का एक प्रमाण भी यहाँ से मिला है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, ऋग्वेद में पंचजन किसे द्योतित करता है? अब ऋग्वेद में पंचजन किसे द्योतित करता है? तो इसमें जो है कि ऋग्वेद में जो पंचजन है, पंचजन है ना, इसके बारे में बात कर रहा है। और ऋग्वेद में तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीनतम और सबसे पहला वेद है ना। इसी वेद में पंचजन की बात कही गई है। अब पंचजन है क्या? तो पंचजन जो है ये आर्यों की 5 जनजातियां हैं। ये क्या है? आर्यों की 5 जनजातियां हैं जो कि वैदिक ग्रंथ के अनुसार 5 कबीले थे, है ना। क्या थे? वैदिक ग्रंथ के अनुसार कितने कबीले थे? टोटल 5 कबीले थे। 5 कबीले थे। ठीक है,
और ये कबीले कौन कौन से थे? तो ये 5 कबीले में सबसे पहले थे अनु, ठीक है, ये अनु था। उसके बाद द्रुहु, द्रुहु के बाद पुरु, ठीक है, पुरु। उसके बाद तुवरसु, ठीक है, और अंतिम और 5वां जो था वो कौन सा था? यदु। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे, क्योंकि जो मैं भी फैक्ट्स जो भी बताते जा रहा हूँ इन फैक्ट्स को नोट करते चलें। इनसे आपको आपके NTU GC नेट के जून वाले में बहुत ही हेल्प होने वाली है, ठीक है। और इन सभी कबीलों के, है ना, इन सभी कबीलों के, इस कबीले के, इस कबीले के या इस कबीले के, इन सभी कबीले के जो मुखिया होते थे, है ना, जो मुखिया होते थे या जो इनके जो अधिपति होते थे, इन्हें जनपति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जनपति कहा जाता था, ठीक है। या कहीं कहीं इन्हें राजा भी, जनपति या राजा कहा जाता था, ठीक है, इन्हें जनपति या राजा कहा जाता था। बढ़ते हैं अब हम अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए, है ना, कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसकी बात की जा रही है? कृषि की बात की जा रही है कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने कारणों का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है ना, ऋग्वेद में कितने कारणों का उल्लेख हुआ है? तो कृषि को जो बढ़ावा देने के लिए बात कही गई है वह टोटल 4 कारणों को बढ़ावा देने के लिए कही गई है, ठीक है ना। कितने कारण हैं? 4। कौन कौन से भाई? तो एक कृष, इसका मतलब ऋग्वेद में कृषक को, है ना, ये खेती को, इस वर्ड का यूज़ किया गया है। दूसरा वर्ड है उर्दर, जिसे हम लोग उर्वर भूमि के रूप में भी जानते हैं। तीसरा है धान्य, ठीक है, तीसरा है धान्य। और चौथा है विष्टि। चौथा क्या है? विष्टि। चौथा है विष्टि। तो ये 4 कारण हैं जो कि ऋग्वेद में इनका उल्लेख किया गया है, ठीक है। उसके अलावा ऋग्वेद में कुल 24 श्लोक ऐसे हैं, ठीक है। ऋग्वेद में कुल कितने? 24 श्लोक ऐसे हैं जिनमें कृषि का उल्लेख किया गया है। जिनमें क्या है? 24 श्लोक में क्या किया गया है? कृषि का उल्लेख किया गया है, कृषि का उल्लेख, ठीक है। बढ़ते हैं अब अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा आज का अगला सवाल है, भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा कौन था? है ना, तो भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला राजा भीम कदफिसेस था। कौन था? भीम कदफिसेस। भीम कदफिसेस जो था ये कुषाण वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था, ठीक है। ये किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था। और कुषाण वंश में जो सबसे महान शासक या फेमस शासक या सबसे जो प्रसिद्ध शासक था वो था कनिष्क। कौन था? कनिष्क था। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क था, ठीक है, सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। और भीम कदफिसेस ने क्या किए थे? सोने के सिक्के के साथ साथ, है ना, सोने के सिक्के के साथ साथ आपको तांबे के सिक्के, है ना, कुषाण भीम कदफिसेस जो कि कुषाण वंश का ही एक शासक था, इसने क्या किया कि सोने के सिक्के के साथ साथ, यानी कि सोने के सिक्के तो इसने चलाए ही, है ना, सोने के सिक्के, उसके साथ साथ इसने क्या किया? साथ में तांबे के सिक्के भी चलाए, है ना, तांबे के सिक्के को भी चलाया। और इनके सिक्कों पर कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह अंकित किए रहते थे, जैसे कि कहीं कहीं पर जो चिन्ह मिला ये शिव के चिन्ह मिले हैं, है ना, शिव के चिन्ह के अलावा नंदी के चिन्ह मिले हैं, नंदी के चिन्ह मिले हैं। कहीं कहीं पर नंदी के अलावा त्रिशूल के भी चिन्ह मिले हैं,
ये सब क्या है, चिन्ह मिले हैं। ठीक है, चिन्ह, एक मिनट मिटा देता हूँ। चिन्ह, कौन से चिन्ह, शिव के चिन्ह, नंदी के चिन्ह और त्रिशूल के चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राजा ने सर्वप्रथम संस्कृत में एक विस्तृत अभिलेख जारी किया। ठीक है, तो इसका उत्तर है रुद्रदामन। रुद्रदामन जो था ये संस्कृत प्रेमी था। ये क्या था, संस्कृत प्रेमी था, है ना। इसने जूनागढ़ में, इसका एक अभिलेख फेमस है, जूनागढ़, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इसी में इसने सर्वप्रथम क्या किया है, संस्कृत में विस्तृत अभिलेख जारी करवाया है, विस्तृत अभिलेख जारी करवाया है। ये सारे फैक्ट्स को आप नोट करके ज़रूर रखें, है ना। उसके बाद मौर्य काल में आपने नाम सुना होगा कि सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था, है ना, सुदर्शन झील का निर्माण। तो सुदर्शन झील का जो निर्माण हुआ था, उस झील को जब वो जो झील था, वो झील जब टूट गया या वो बांध जो टूट गया, तो उसकी मरम्मत करवाने में रुद्रदामन ने योगदान दिया था, मरम्मत में योगदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद गुप्त काल के प्रयुक्त पद भुक्ति को द्योतित करता है। यानी कि यहाँ सवाल है कि गुप्त काल में जो एक पोस्ट होता था भुक्ति, है ना, भुक्ति का क्या मतलब है, भुक्ति किसे कहते हैं। तो गुप्त काल में प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। क्या कहा जाता था, भुक्ति कहा जाता था। तो प्रांत को भुक्ति, और कहीं कहीं अवनी भी कहा गया। क्या कहा गया, अवनी या भुक्ति कहा गया। ठीक है, अवनी या भुक्ति कहा गया। और जो भुक्ति के जो शासक होते थे, यानी कि जो प्रांत के शासक होते थे, जो उस पर राज करते थे, इन्हें उपरिक कहा गया। उपरिक, है ना, इन्हें क्या कहा गया, इन्हें उपरिक कहा जाता था। और इसकी जो नियुक्ति होती थी, इसकी नियुक्ति कौन करते थे, इसकी नियुक्ति सम्राट करते थे। इसकी नियुक्ति कौन करते थे, सम्राट करते थे। ठीक है, और कहा जाता है कि जो उपरिक पोस्ट होता था, उपरिक जो भुक्ति के जो उपरिक बनते थे, ये ज़्यादातर राजकुल के लोग बनते थे। कौन से लोग बनते थे, जिनका संबंध राजकुल से होता था, है ना, राजकुल के लोग बनते थे। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि जब राजकुल के लोग अयोग्य पाए जाते थे, तो जो भी आम जन में जो योग्य व्यक्ति होते थे, उन्हें प्रांत का भुक्ति या उपरिक, उन्हें प्रांत या भुक्ति का उपरिक बना दिया जाता था। किन्हें, योग्य व्यक्ति को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारीख़ फ़िरोज़ शाही के लेखक कौन हैं। तारीख़ फ़िरोज़ शाही के लेखक,
तारीख़ फ़िरोज़ शाही के जो लेखक हैं उनका नाम है शम्स सिराज अफ़ीफ़। इन्होंने ही लिखा है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। ठीक है, इन्होंने क्या लिखा है? तारीख़ फ़िरोज़ शाही। ये जो थे शम्स सिराज अफ़ीफ़, ये फ़िरोज़ शाह तुगलक के दरबार में रहते थे। फ़िरोज़ शाह तुगलक के दरबार में। ठीक है, फ़िरोज़ शाह तुगलक के दरबार में रहते थे। उनके दरबार के इतिहासकार थे ये। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें अमीर खुसरो की, तो अमीर खुसरो ने भी 2 रचना लिखी भाई। इन्होंने लिखा था तुगलक नामा, है ना। क्या लिखा था? तुगलक नामा। एक और पुस्तक इन्होंने लिखी किरासुस सादेन, है ना, किरानुस सादेन। और कौन सी पुस्तक लिखी? किरान उस सादेन। ठीक है, ये 2 पुस्तक किसने लिखी? अमीर खुसरो ने लिखी। ठीक है, और किरासुस सादेन में ही क्या है? जो बलबन के पुत्र थे, बलबन का पुत्र इनके पुत्र का नाम था बुगरा खां। जो कि उस समय बंगाल के सूबेदार थे। और इनके पुत्र बुगरा खां के पुत्र, बुगरा खां के भी पुत्र, उनका नाम था कैकुबाबाद। है ना। इनके भेंट का वर्णन है, इन लोगों के मुलाकात का वर्णन है। किसमें? किरासुस सादेन में, किरानुस सादेन में, है ना। उसके बाद फ़िरोज़ शाह तुगलक जो है, इन्होंने भी कुछ रचना की थी। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने जिस पुस्तक की रचना की उनका नाम है फुतूत, फुतूत या फुतूहात भी कहीं कहीं लिखा रहता है ना। फुतूहात ए फ़िरोज़ शाही। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आप नोट करें। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर हसन आला सिज्जी द्वारा संकलित कृति फ़वाइद उल फ़ुआद, फ़वाइद उल फ़ुआद निम्नलिखित में से किसके डूइंग्स एंड सेइंग्स का अभिलेख है ना। ये सवाल है कि अमीर हसन आला सिज्जी इन्होंने क्या किया है? इन्होंने संकलित किया है किसको? फ़वाइद उल फ़ुआद को। और फ़वाइद उल फ़ुआद जो है ये किनके डूइंग्स एंड सेइंग्स हैं, मतलब किनके कथनी और करनी हैं। ठीक है, तो ये जो हैं कथनी और करनी शेख निज़ामुद्दीन औलिया के हैं। किनके हैं? शेख निज़ामुद्दीन औलिया के। ठीक है, इस पुस्तक में क्या है? इन्होंने जो भी सत्कर्म किए, जो भी अच्छे काम किए, उनके कर्म हैं, इनके कर्मों हैं। और क्या है? इनके वचन हैं जो इन्होंने दिया, जो समझाया, है ना। उन सब चीज़ों का एक प्रकाशन है। ठीक है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि निज़ामुद्दीन औलिया क्या हैं? भारत में चिश्ती सिलसिला के सूफी संत हैं। क्या हैं? चिश्ती सिलसिला कहें या संप्रदाय भी कह सकते हैं कि सूफी संत हैं।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है, सूफी शब्दावली में विलायत, सूफी शब्दावली में विलायत का क्या अर्थ है? ठीक है, तो सूफी शब्दावली में विलायत का अर्थ होता है आध्यात्मिक क्षेत्र। क्या होता है? आध्यात्मिक क्षेत्र। जहाँ आध्यात्मिक क्षेत्र का मतलब जहाँ सूफी संत अपनी आराधना करते हैं। क्या करते हैं? अपनी आराधना करते हैं। वैसे जगह को, वैसे स्थान को हम लोग विलायत कहते हैं। ठीक है, जहाँ वे क्या करते हैं? अपने साधनात्मक क्रियाओं को अंजाम देते हैं, है ना। और जो सूफियों का निवास स्थल होता है ना, जहाँ सूफी लोग रहते हैं, तो सूफियों के निवास स्थल को, सूफियों के निवास स्थल को खानका कहा जाता है। खानका, ठीक है। जहाँ वो लोग आराधना करते हैं वो होता है आध्यात्मिक क्षेत्र, और जहाँ वो लोग निवास करते हैं, जहाँ रहते हैं, वो होता है खानका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज तिलक के तुरंत पश्चात जहांगीर द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों में 10वां अध्यादेश किस चीज़ से संबंधित था? ठीक है, तो ये सवाल जहांगीर के बारे में है। ठीक है, तो सबसे पहले कि जहांगीर ने, जब इनका राज तिलक हो रहा था, तो राज तिलक के समय इन्होंने 12 अध्यादेश जारी किए थे। कितने अध्यादेश जारी किए थे? 12 अध्यादेश जारी किए थे। ठीक है, 12 अध्यादेश। इसी में से जो 10वां अध्यादेश था, वह 10वां अध्यादेश था जागीरदारों के क्षेत्र से संबंधित। किससे संबंधित था? जागीरदारों के क्षेत्र से संबंधित। इसमें जहांगीर ने क्या किया था कि जहांगीर के पिता जो थे, तो उनके द्वारा जो भी मनसब जारी किया जाता था, मनसब जो प्रत्येक सेनापति को घुड़सवार के रूप में, सेना के रूप में मिलता था, है ना, उनकी उन्होंने पुष्टि की और उनको प्रमोशन दिया, है ना। जहांगीरों के क्षेत्र, जो भी जागीरदार लोग थे, उनके क्षेत्रों को उन्होंने क्या किया? वेरीफाई किया, पुष्टि किया। ठीक है ना, क्या किया? पुष्टि किया और उन्हें प्रमोशन दिया, जिन्हें प्रोन्नति कहते हैं हम लोग, है ना। प्रमोशन दिया और प्रमोशन दे करके इस क्षेत्र को, है ना, पुष्टि कर दी। ठीक है, उसके बाद इनका जो राज्याभिषेक हुआ था, वो राज्याभिषेक या जिन्हें राज तिलक कहा जाता है, ये हुआ था 1605 में। ठीक है, ये कब हुआ था? 1605 में। और जब राज्याभिषेक हुआ था, उसी समय जहांगीर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि, गाजी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव किसने रखी? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद की नींव किसने रखी? यहाँ बात हो रही है दिल्ली के जामा मस्जिद की। ठीक है, तो दिल्ली के जामा मस्जिद के जो नींव रखी थी, वह थी शाहजहां ने रखा, है ना। नींव किसने रखी? शाहजहां ने दिल्ली के जामा मस्जिद की नींव रखी। कब रखी? 6 अक्टूबर 1650 को, है ना। और ये बनकर तैयार कब हुआ? ये तो नींव रखी गई थी। ठीक है, नींव रखी गई थी। तैयार कब हुआ? ये तैयार हुआ है 1656 में। कब तैयार हो गया? 1656 में। और इस मस्जिद को बनाने के लिए लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। कैसे बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है? लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। और इस मस्जिद के चारों ओर क्या है? मस्जिद के चारों ओर ऊंचे ऊंचे चबूतरे बनाए गए हैं, है ना। मस्जिद के चारों ऊंचे ऊंचे चबूतरे बनाए गए हैं और 4-4 मंजिला मीनारें भी दी गई हैं, है ना। 4-4 मंजिला क्या है? मीनारें भी दी गई हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अमीन के पद का सृजन किसने किया? है ना, अमीन के पद का सृजन किसने किया?
तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि शाहजहां। शाहजहां ने क्या किया, चूँकि शाहजहां मुग़ल शासक थे, इन्होंने अमीन शब्द या अमीन पद का सृजन किया। ठीक है, अमीन की नियुक्ति जो की जाती थी वह राजस्व वसूलने के लिए की जाती थी। किसके लिए की जाती थी? राजस्व वसूली के लिए, राजस्व वसूली के लिए इसकी नियुक्ति होती थी। ठीक है, और जो सिकदार होते थे, परगने का मुख्य अधिकारी होता था, है ना। सिकदार क्या होते थे? सिकदार परगने का मुख्य अधिकारी था, मुख्य अधिकारी। ठीक है, जबकि परगने का खजांची कौन होता था? खजांची, खजांची होते थे फौजदार, कहीं कहीं पे फौजदार भी है ना, फौजदार, ये खजांची होते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना नहीं था? ठीक है, तो पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना कालीकट था, है ना, कोच्चिन भी था पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना, और माहे भी था। बरोच जो था ये पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना नहीं था। ठीक है, बरोच पुर्तगालियों का व्यापारिक ठिकाना नहीं था। बरोच क्या है? गुजरात में स्थित एक बंदरगाह है। बरोच क्या है? गुजरात में है, और क्या है ये? एक बंदरगाह है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बक्सर में अंग्रेजी पढ़ाता था? है ना, निम्नलिखित में से कौन बक्सर में अंग्रेजी पढ़ाता था? तो इसका सही उत्तर होगा मीर कासिम। मीर कासिम जो थे ये बक्सर में, है ना, उस समय बक्सर बिहार में है। बक्सर क्या है, अभी भी बिहार में ही है। तो बक्सर कहाँ है? बिहार में है, और उस समय ये वहाँ अंग्रेज़ी पढ़ाते थे। ठीक है, जबकि क्या सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला हो गए, अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब बने थे। ठीक है, तो ये सब लोग नवाब रहे, और सिराजुद्दौला के समय की एक मुख्य घटना थी, वो घटना थी काल कोठरी की घटना, है ना। कौन सी घटना थी? काल कोठरी की घटना, काल कोठरी की घटना, जिसमें माना जाता है कि ऐसा कहा गया कि एक कमरे के अंदर नवाब सिराजुद्दौला ने 146 या 150 या 143 ऐसी कुछ संख्या में अंग्रेज़ों को बंद कर दिया था, और सुबह तक इतने छोटे से कमरे में बंद होने के बाद सभी लोग लगभग दम घुटने से मर गए, और कुछ ही लोग बचे थे जिसने इस घटना को उजागर किया था। लेकिन इस बात का कोई प्रमाणिक ठोस प्रमाण अभी तक नहीं मिला है ना। लेकिन सवाल क्या था? निम्नलिखित में से कौन बक्सर में अंग्रेजी पढ़ाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? पीट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो हमारा पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1784 में। ठीक है, इसके तहत क्या लाया गया? इसके तहत लाया गया द्वैध शासन। द्वैध शासन, इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, क्या हुई? द्वैध शासन की शुरुआत हुई, जो कि 1858 तक चला। ठीक है, जो कि 1858 तक चला। ठीक है, और इसके तहत क्या किया? इस एक्ट के तहत जो कंपनी थी, जो व्यापार करती थी, उसका राजनीतिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया। राजनीतिक मामला, राजनीतिक मामला कौन देखेंगे? तो राजनीतिक मामला बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखेंगे। ठीक है,
राजनीतिक मामला कौन देखेंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखेंगे। उसके बाद एक आया व्यापारिक मामला, ठीक है। तो व्यापारिक मामले में जो देखने थे, व्यापारिक मामले के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो ये सब जो भी हुआ 1784 के द्वैत शासन के बाद हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर होगा महेंद्र लाल सरकार, ठीक है। महेंद्र लाल सरकार ने इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस इसकी स्थापना की थी, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1876 में किया गया, ठीक है। कब किया इन्होंने? 1876 में इसकी स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामागाटा मारू, है ना, कामागाटा मारू पर सवार पंजाबी गदरकारियों की अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत कहाँ पर हुई? ठीक है। तो ये हुआ ये था, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि कामागाटू मारू जो जहाज़ पर सवार पंजाबी गदरकारी थे, ये अंग्रेजी सेना के साथ भिड़ंत इनकी जो हुई वह हुई बजबज नामक स्थान पे। और ये बजबज नामक स्थान कहाँ है? ये बजबज नामक स्थान है कलकत्ता पे, ठीक है। ये स्थान कहाँ है कलकत्ता पर। कलकत्ता में एक जगह है, ये स्थान है बजबज, ठीक है। यहाँ पर हुआ। क्योंकि 1914 में हुआ ये था कि 1914 में 376 भारतीय नागरिक को, कितना? 376 भारतीय नागरिक को, है ना, बाबा गुरदीप सिंह, कौन? बाबा गुरदीप सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, ठीक है ना। इसने क्या, इन्होंने क्या किया? कमाटा मारू जहाज को, ये कमाटा गाटा मारू क्या है? ये जहाज है ना, ये जहाज है। तो कामागाटा मारू जहाज को भाड़े पर लेकर कनाडा में उतरने की अनुमति नहीं दी गई इनको, ठीक है। बाबा गुरदीप सिंह ने सोचा था कि वह 1914 में 377 भारतीयों को कामागाटा मारू जहाज से कनाडा उतार देंगे, लेकिन कनाडा सरकार ने क्या किया? कनाडा सरकार ने इन्हें उतरने की अनुमति नहीं दी। कनाडा सरकार ने अनुमति नहीं दी कि भाई ये जो 376 भारतीय हैं ये कनाडा में उतरे। इसी कारण 27 सितंबर 1914 में, है ना, इसी कारण कब? 27 सितंबर 1914 में, एक मिनट ये मिटा देता हूँ, सितंबर क्लियर हो जाएगा। 27 सितंबर 1914 को अनुमति नहीं दी और कलकत्ता के बजबज नामक स्थान पर पुनः लौट गए, है ना, जहां यात्रियों और पुलिस के बीच में संघर्ष हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, ठीक है। क्योंकि जब देश हमारा 1947 में आज़ाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन इकाई की समिति गठित हुई, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में क्या हुआ था? आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ था।
आर्थिक नियोजन समिति का गठन। ठीक है, अब बाद में इसी समिति की सिफारिश पर, ठीक है, बाद में क्या किया गया, यही समिति ने सिफारिश की, है ना, सिफारिश की, और सिफारिश में क्या हुआ कि 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हो गया। ठीक है, योजना आयोग का गठन हो गया, जो कि कैसी संस्था है, एक गैर संवैधानिक या संविधिक कह सकते हैं आप इसे, और क्या है, परामर्शदात्री और परामर्शदात्री निकाय है। ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कृपया कर आप इसे नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली का गठन किसके द्वारा किया गया। तो इटली के एकीकरण के लिए यंग इटली का जो एकीकरण किया गया था या गठन किया गया था, वो मेजनी के द्वारा किया गया था। मेजनी का पूरा नाम जोसेफ मेजनी था, जोसेफ मेजनी, है ना, इसने किया था। और कब किया था, 1831 में। ठीक है, और इनके साथ साथ इटली के एकीकरण में दो और लोग भी शामिल थे। इनका नाम है, मेजनी तो थे ही, एकीकरण में तीनों का नाम मैं लिख देता हूँ, मेजनी, काबुर और गैरीबाल्डी। ये तीनों इटली के एकीकरण में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसे हम लोग असर्शन रीजन कहते हैं। असर्शन रीजन में यहाँ कथन 1 है, अभी कथन 2, कथन और कारण दिया गया है, इसे पढ़ेंगे हम लोग। तो पहला अभिकथन है कि निषाद, है ना, निषाद क्या है, तो निषाद एक जाति है, जनजाति है कह सकते हैं, या एक वर्ड है जो कि आदिवासियों के लिए उपयोग होता है। निषाद जो मूलतः आदिवासी थे, है ना, यहाँ लिख दिया गया है, निषाद क्या थे, एक आदिवासी थे, और कह रहा है कि बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत थे, यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए निषाद जो थे, निषाद आदिवासी जो थे वह अछूत थे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर आप लोग पता है असर्शन रीजन के बीच में दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम लोग क्योंकि शब्द का उपयोग करते हैं। क्योंकि यह आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं की मनोवृत्ति से साम्य रखता है। ठीक है, क्योंकि यह आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं की मनोवृत्ति से साम्य रखता है। अब हम लोग इसके ऑप्शंस पे जाएंगे। तो ए सही है, आर सही नहीं है, ए सही नहीं है परंतु आर सही है, ए तथा आर दोनों सही है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो ऐसा नहीं है, यहाँ केवल और केवल ए सही होगा, क्योंकि जो निषाद थे वो लोग जो निषाद आदिवासी थे वो बौद्ध मतावलंबियों के लिए अछूत माने जाते थे, वे अछूत थे क्योंकि जो निषाद लोग थे ये लोग शिकार करते थे। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, ये लोग शिकार करते थे, तो इनका काम था शिकार करना। अब जब ये शिकार करते थे और बौद्ध धर्म में जीव हिंसा को माना नहीं गया है, बौद्ध धर्म में क्या है, जीव हिंसा तो मना है, तो जब जीव हिंसा मना है इसीलिए ये लोग निषाद आदिवासी के लिए या निषाद आदिवासी को अपने लिए बौद्ध धर्म वाले लोग अछूत मानते थे।
क्योंकि लोग शिकार करते थे, तो शिकार करना यहाँ तो हिंसा है और हिंसा करना अच्छा बौद्ध धर्म में नहीं माना गया है। लेकिन आर सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं की मनोवृत्ति से साम्य रखता है। तो ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि बौद्ध धर्म जो था वह आरंभिक ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं की मनोवृत्ति से साम्य नहीं रखता था। ऐसा कहीं नहीं है कि जो बौद्ध धर्म था, है ना, वो ब्राह्मण को या ब्राह्मणीय विधि निर्माताओं के मनोवृत्ति में साम्य मतलब इक्वलिटी रखता था या उनमें मानता था, उन्हें बराबरी रखता था, ऐसा नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सही है, परंतु आर गलत है। तो कैसा लगा आपको आज का ये सेशन, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं हम लोग इसी तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन के साथ, है ना। और ये सीरीज़ वाइज चलती रहेगी। एनटीए यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, और ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं इनके जो फैक्ट्स मैं आपको लिखा रहा हूँ, इसे प्लीज़ कॉपी पर ज़रूर से ज़रूर नोट करें। ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और जिन लोगों की तैयारी पहले से है वो तो जान ही रहे होंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंस होता है। और जो लोग नए जुड़े हैं हम लोगों से या जिनकी तैयारी नहीं है, वो लोग जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका नोट्स बनाते रहें, ठीक है, इसका नोट्स बनाते रहें। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।